एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। इस लेक्चर में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक सेंट्रल बैंक। ठीक है, यानी कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा जो बैंक है जिसका नाम है क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मीनिंग क्या है, सेंट्रल बैंक जो है हमारे देश का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है मॉनेटरी सिस्टम का और बैंकिंग सिस्टम का। देखो, आप दो चीज़ें तो जानते ही हो, फिस्कल और मॉनेटरी वर्ड में कंफ्यूजन मैंने आपको क्लियर करी थी। फिस्कल इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम जो पूरा का पूरा है और मॉनेटरी एक ही बात है वैसे तो, है ना। बस ये फिस्कल से कैसे लगे, एनीथिंग जहां पर वर्ड आ जाए, शब्द आ जाए फिस्कल, वो सरकार से रिलेटेड होती है, सरकार के कामकाज से रिलेटेड होती है ना। सेंट्रल बैंक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में। जो भी मॉनेटरी सिस्टम है हमारे देश का, जो भी बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का, उसका एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मनी में डील करते हैं वो हमारे देश में मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट है। अब ये उनमें से सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, तो ये उन सारे इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करता है, सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है, और इसने हमारे देश में एक प्रॉपर बहुत अच्छे से, जिसकी वजह से इकोनॉमी चल पाए, इकोनॉमी कोलैप्स ना हो। और इसका ये भी योगदान है कि कैसे भी करके देश के हालात ऐसे ना हो जाए कि आर्टिकल 360 इन्वाइट हो जाए। आर्टिकल 360 इन्वाइट होने का ये मतलब है हमारे देश में हालात ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाए। ठीक है, जो कि आज तक भगवान की कृपा से लगी भी नहीं है। तो बीइंग एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन, ये हमारे देश में जो भी मॉनेटरी सिस्टम है उसको ऑर्गेनाइज करने का काम, उसको सुपरवाइज करने का काम, उसको रेगुलेट करने का काम और उसको डेवलप करने का काम करता है। इंडिया के अंदर हमारे एपेक्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन एंड एपेक्स बैंक, सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। छोटा सा इतिहास इसके बारे में यहां पर हम देख लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में एस्पेक्ट हम लोग इसके बारे में सीबी सचदेवा में देखेंगे, सॉरी उसमें नितिन सिंघानिया में देखेंगे। सीबी सचदेवा में से छोटा सा एस्पेक्ट देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑल फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज। आपको हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेगा। ठीक है, अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से सेंट्रल बैंक जाने जाते हैं। भारत के अंदर जो भारत का सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको स्टैब्लिश करा गया था आजादी से पहले। आई रिपीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसको आजादी से पहले स्टैब्लिश करा गया था 1935 के अंदर थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज शेयर होल्डर बैंक, और इसका फिर नेशनलाइजेशन हुआ था। यानी कि ये एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू ये काम करेगा। फर्स्ट ऐसा कहा गया था 1 जनवरी 1949 को। इसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, देश का जो भी मॉनेटरी सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है पूरा का पूरा, एंटायर इकोनॉमी का, पूरी इकोनॉमी का उसका ठेकेदार है, उसका मालिकाना हक रखता है कि हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम बिल्कुल सेंट्रल लेवल से ही होते होते ग्रास रूट लेवल तक पूरा सब कुछ बढ़िया रहे। तो इसका प्राइमरी रोल क्या है, उस चीज को, उस मॉनेटरी सिस्टम को, इकोनॉमी के कंट्रोल करना, सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना और ऑर्गेनाइज करना, फाइनेंशियल सिस्टम को भी और मॉनेटरी सिस्टम को भी, एंड अलोंग विद इट बैंकिंग सिस्टम को भी। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो बात करते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस क्या हैं सेंट्रल बैंक के। सबसे पहला फंक्शन तो इट इशू करेंसी, तो इसलिए इसके एक फंक्शन को बोला जाता है बैंक ऑफ इशू फंक्शन। अगर कल को ये आ जाए ना, ये स्टेट पीएससी में मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये बैंक ऑफ इशू फंक्शन क्या है, ये याद रखना। बैंक ऑफ इशू फंक्शन कमर्शियल बैंक के साथ या किसी अन्य बैंक के साथ मत जोड़ देना। ये सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं। कमर्शियल बैंक के फंक्शन सेंट्रल बैंक के फंक्शन से कैसे अलग होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा खुद, पेजेस बाय पेजेस टर्न करते करते। ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ सकता है आपको पेपर के अंदर। हालांकि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उसको हम देखेंगे। एक टेबल थी यहाँ पर कहीं, हाँ ये रहा। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के अंदर हम लोग साथ डिफरेंसेस को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में अभी आरबीआई की हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बैंक ऑफ इशू फंक्शन। सेंट्रल बैंक जो है वो करेंसी इशू करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। पहले ऊपर की बात जान लेते एक बारी, ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात तो हम जानते हैं, एक बारी जान लेते कि इशू ऑफ करेंसी फंक्शन क्या है। सेंट्रल बैंक हमारे देश में जिसका नाम आरबीआई है, इसके पास मालिकाना हक है, इसके पास मोनोपोली राइट्स हैं, सोल मोनोपोली इसके पास करेंसी को इशू करने की, ताकि हमारे देश में
करेंसी और क्रेडिट का वॉल्यूम का जो रोटेशन हो वो इतना रहे, इसको पता होता है कि कितनी करेंसी घूम रही है, कितनी करेंसी इंजेक्ट करनी है और कितनी करेंसी इकोनॉमी से सक आउट करनी है। ठीक है, ये जो नोट्स हैं ये पूरे देश में सर्कुलेट होते हैं एज लीगल टेंडर मनी। ठीक है, कि कोई भी पर्सन अगर पेमेंट कर रहा है, अपनी डेट को सेटल कर रहा है, तो वो उनको एक्सेप्ट कर सकता है। मैं जानता हूं कि आपके मन में ये टॉपिक पढ़ते हुए क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर दो बातें गलत नहीं बोल रखी क्या, या फिर एग्जैजरेट करके नहीं बता रखा कि इसका फंक्शन कि सेंट्रल बैंक इज गिवन द मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग करेंसी। सर वो तो गवर्नमेंट भी करती है, अभी हम उसको देखते हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में देखो क्या है, थ्योरेटिकली ऐसा माना जाता है कि मोनोपोली राइट्स इसके पास ही है, क्योंकि ज्यादातर करेंसी नोट्स तो यही इशू करता है। सिक्के एक लिमिट से ज्यादा वैसे भी कोई एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है, और ₹1 के नोट की प्रिंटिंग तो वैसे भी बंद हो गई है। तो कुल मिलाकर यहां पर बाप कौन निकल कर आया? सेंट्रल बैंक। दूसरा आपके मन में यह आया होगा कि ये चीज भी थोड़ी सी सर गलत सी लग रही है कि ये जो नोट्स हैं ये इशू होते हैं लीगल टेंडर मनी। तो जो लीगल टेंडर है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। लेकिन दोस्तों बात वही है ना कि लिमिटेड जो बात है, सिक्के की बात जो है, यहाँ पर हम सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं। सिक्के जो हैं वो गवर्नमेंट है वो मिंट करती है, यहाँ पर आरबीआई तो वैसे भी नहीं करता, वो तो नोट्स करता है। और जहां तक बात है ₹1 के नोट की, उसकी प्रिंटिंग मत हो चुकी है, जो अगेन गवर्नमेंट के पास मालिकाना हक है। हालांकि ये थ्योरेटिकली जो है ये वाला टॉपिक हम आरबीआई के फेवर में, हमारे देश में हमारे सेंट्रल बैंक के फेवर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि इट हैज गिवन द सोल मोनोपोली राइट ऑफ इशूइंग करेंसी विच वर्क्स एज लीगल टेंडर फॉर द पब्लिक। कोई भी अपनी पेमेंट देना चाहता है, डेट को सेटल करना चाहता है, सामने वाला पर्सन को मना नहीं कर सकता। दिस फंक्शन इज नोन एज बैंक ऑफ इशू फंक्शन, बैंक ऑफ इशू फंक्शन। ठीक है, अब जब करेंसी इशू करी जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो वो ऐसा नहीं कि जब मर्जी उसके मन में जितने मर्जी कोई चीज आई कि इतने नोट मुझे छाप देने चाहिए, या फ्रस्ट्रेशन के अंदर उसने बटन प्रेस कर दिया मशीन का, उससे नोट छप रहे हैं, या फिर उसने लात मारी एक मशीन पर और वो नोट छपने लग जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म वर्कआउट होता है जिसको हमने पहले भी पढ़ा है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करके रखता है 200 करोड़ का। अब ये 200 करोड़ क्या है, इनमें से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्मेट में आरबीआई के पास पड़ा होता है, और 85 करोड़ की 85 करोड़ की आरबीआई के पास फॉरेन सिक्योरिटीज होती है। तो ये चीज यहां पर नोट करने वाली है कि आरबीआई सारे करेंसी नोट्स इशू करता है। देखो वो वाली बात आ गई थ्योरेटिकली, आरबीआई सारे करेंसी नोट्स इशू करता है हमारे देश में एक्सेप्ट ₹1 नोट एंड सारे कॉइन्स, जिसका मालिकाना हक है इशू करने का, मिंट करने का सारे कॉइन्स को, और इशू करने का ₹1 नोट को सेंट्रल बैंक के द्वारा। ठीक है, बट अब ऐसा क्यों बोला जाता है, बैंक ऑफ इशू क्यों बोला जाता है सेंट्रल बैंक को, देश में आरबीआई को? क्योंकि भाई अगर बात यह कि भाई साहब अगर सारे के सारे सिक्के सेंट्रल बैंक अगर मिंट कर उसकी मिंटिंग करवाने का मालिकाना हक है भी, और ₹1 के नोट को प्रिंट करने का मालिकाना हक भी सरकार के पास है, स्टिल इकोनॉमी में उसको सर्कुलेशन में लाने का काम सेंट्रल बैंक का ही होता है। नए नोट्स बनाने हैं, डीमोनेटाइजेशन हो गई है देश के अंदर, उसके बाद कोई भी नए नए करेंसीज वगैरह आ रही हैं, ठीक है, आने तो कोई बात नहीं, वो सेंट्रल बैंक के मैकेनिज्म के थ्रू सिस्टम में घूम ही नहीं पाएगी। ये ट्रस्ट जताना कि सारे लोग इसको एक्सेप्ट करने लग जाएं, मानने लग जाएं, ये काम सेंट्रल बैंक का ही होता है। वरना किसी के हाथ में ऐसे रैंडमली सरकार ने 4 नोट इकोनॉमी में रोटेट करना शुरू करे, हो सकता है मैं रिजेक्ट कर दूं, मैं मना कर दूं, नहीं यार ये मुझे जो नॉर्मल करेंसी चलती है उसमें तुम पैसा दो। वो कितना भी पर्सन मुझसे बोले कि ये देखो नोट आ गया 250 का, ये वो करके, मैं कहूँ मैं कैसे मान लूँ, मैं तो कुछ भी नहीं सुना, आरबीआई की तो ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं आई है। आज भी पैसों के मामले में सरकार की जबान से ज़्यादा आरबीआई की बात पर ज़्यादा भरोसा होता है। जब ज्ञानी जो पर्सन होगा ना, पढ़े लिखे गवार को तो छोड़ दो, वो तो सिर्फ अखबार पकड़ के बैठता है, जो ज्ञानी पर्सन होगा ना वो आरबीआई की साइड पे जाकर चेक कैसा करेगा कि आरबीआई ने इस करेंसी को या कुछ भी सर्कुलेट करने के ऑर्डर्स दिए हैं क्या, इसको इकोनॉमिक साइकिल के अंदर डाला है क्या, कि ये वाला मनी, ये नया फॉर्म ऑफ सिक्का सर्कुलेट हो सके। ये चीज़ है, इसलिए इसको बोला जाता है बैंक ऑफ इशू, और ये इसका फंक्शन है, बैंक ऑफ इशू फंक्शन। उसके बाद जनता जो होती है उसका खाता खुलता है कमर्शियल बैंक के अंदर। ठीक है, जनता आरबीआई के अंदर भी अकाउंट खुलवा सकती है क्या? नहीं, है ना। सेंट्रल बैंक जो है इट फंक्शंस एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक जो है दे आर बैंकर्स टू द पब्लिक।
इट मीन्स दैट सेंट्रल बैंक कुछ फैसिलिटीज, कुछ बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है सरकार को, जैसा कमर्शियल बैंक बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जनता को। कैसे, क्या क्या करता है? हाउ डज आरबीआई वर्क्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट? सरकार का बैंक कैसे होता है आरबीआई? गवर्नमेंट से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, सरकार को लोन भी देता है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी मेंटेन करता है, और सारे बैंकिंग बिजनेस गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट के पैसों के कैरी आउट करता है। गवर्नमेंट अपना कैश बैलेंस जो है करंट अकाउंट में सेंट्रल बैंक के पास ही रखते हैं। सिमिलरली सेंट्रल बैंक रिसीट एक्सेप्ट करता है और पेमेंट भी कर देता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इसके अलावा सेंट्रल बैंक इट कैरीज आउट एक्सचेंज, रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। करेंसीज को एक्सचेंज करना, देश में फॉरेन रिजर्व्स पड़ा, फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है, उसके बदले कोई और करेंसी लेना, बाहर से जितना भी पैसा लोगों को आता है या सरकार के पास कहीं से भी बल्क में पैसा चला आया दूसरे देशों से, ये सारा का सारा पैसा को देखने का, अकाउंट को मेंटेन करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है, जिसका नाम हमारे देश में आरबीआई है। सेंट्रल बैंक लोन भी देता है, एडवांसेस देता है सरकार को टेम्पररी पीरियड्स के लिए जब सरकार को जरूरत होती है। एंड इट ऑल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ द कंट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बोरोअर भी बन सकती है आरबीआई के सामने। इट कैन बोरो मनी ऑल्सो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो मनी ऑल्सो, किसी भी हद तक एनी अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम आरबीआई, अपनी सिक्योरिटीज बेचकर। अपनी सिक्योरिटीज बेचनी पड़ती है उनको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचनी पड़ती हैं आरबीआई को, और आरबीआई बदले में क्या देता है? लोन। यानी कि फ्री का पैसा नहीं है कि आरबीआई का सरकार ये सोचे कि कभी भी वो यूज करेंगे। क्यों? सरकार तो निकम्मी है, सरकार को क्या पता, वो तो सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट बना दो, इसकी मूर्ति लगा दो, इसकी फोटो लगा दो, ये हाईवे बना दो, ये मंदिर बना दो, ये मस्जिद बना दो। उसको देखने का काम होता है कि भैया ऐसे पैसे नहीं लुटाए जाते हैं। जैसे एक घर खर्ची को संभालने का काम होता है एक औरत का, वो देखती है कि राशन कितने का, ये कितने का, बच्चों की स्कूल की फीस कितनी लगनी है, प्रॉपर एक तरीके से घर का बजट चलाने का काम जैसे कि एक औरत का होता है, एक हाउसवाइफ का होता है। सिमिलरली यहां पर भी देश के लिए हाउसवाइफ का काम करता है आरबीआई, कि सरकार ऐसे कुछ भी नहीं अंधाधुंध खर्च करने लग जाए, क्योंकि फिर जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो उससे अगर आएगा ना, ये इकोनॉमिक बबल जो उठेगा, सरकार क्या है, वो तो इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन आरबीआई ये सोच समझ के चलता है तुम्हारा क्या है कि तुम तो घर पे बैठ जाओगे, तुम तो हार जाओगे, नई सरकार आ जाएगी, लेकिन वो फाइनेंशियल बर्डन कभी नहीं मिटेगा फिर, और कितने सालों तक उसका इंपैक्ट रहेगा उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। सरकार चेंज होने से क्या होता है, जब देश के पास कुछ पैसा बचा ही नहीं है, देश ही भिखमंगा हो गया है, तो सरकार या कोई पार्टी नई 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 आके सरकारें बना ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए सरकार के कभी बहकावे में नहीं आता, एक मेंटेन करके रखता है उसकी क्रेडिट पॉलिसी को। बैंकर्स बैंक, बैंकों का भी बैंक होता है और उनका सुपरवाइजर होता है। ये अगला फंक्शन है सेंट्रल बैंक का। देयर आर यूजली हंड्रेड्स ऑफ बैंक इन द कंट्री। कोई तो एजेंसी होनी चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए, उनकी फंक्शन को प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज करने के लिए। ये ड्यूटी सेंट्रल बैंक के द्वारा परफॉर्म करी जाती है, जो कि बैंकर्स बैंक की तरह एक्ट करता है, यानी कि बैंकों का बैंक है। 3 ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से इसको टाइटल मिलता है, इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। इट इज अ कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व्स। जितने भी उनके पास पैसे आते हैं ये उनका कस्टोडियन है। कैसे? बैंक जो हैं, सारे के सारे जो देश के कमर्शियल बैंक्स हैं, they are required to keep a certain percentage of their deposits with the central bank। हमने इससे पहले LRR में क्या देखा था कि कुछ परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स वो बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को रखने पड़ते हैं। ऊपर से डंडा किसका बज रहा था? आरबीआई का। लेकिन ये LRR के तहत बैंकों को कुछ पैसे जो अपने पास रखने पड़ते हैं, वो कहां रखते हैं? वो बैंक की खुद की तिजोरी में रख सकते हैं, आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं? मैं LRR के तहत पूछ रहा हूं। खुद के पास रखते हैं।
लेकिन एक दूसरा रूल ये भी है, हम आगे चल के इसको देखेंगे। कुछ डिपॉजिट्स जो हैं कुछ डिपॉजिट्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक के पास भी रखने पड़ता है। क्यों? भैया कल को तुम भग गए, बात ये, चलो तुम इस मनी को तुम लोन पे नहीं दे रहे हो, तुम सेकेंडरी डिपॉजिट इसका नहीं बना रहे हो, मान लिया, लेकिन तुम ही कोलैप्स हो गए, तो तुम तो पैसा लेकर भग जाओगे, और ये पैसा तुम्हारा नहीं है ना तुम्हारे बाप का है, जनता का है। तो पैसा जनता का डिपॉजिट है, और यहां पर सरकार को क्या नहीं टूटने देना है जनता का ट्रस्ट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से लोगों की बैंकिंग हैबिट बिगड़ेगी, और जहां बैंकिंग हैबिट बिगड़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर कमजोर होगा। मनी मल्टीप्लायर कमजोर होगा, लोन महंगे मिलेंगे, क्योंकि वो महंगे इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे। पीपल विल बी डिस्करेज टू टेक लोन्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं, इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाएगी, अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाएगी। एंड इन दिस वे सेंट्रल बैंक जो है, इट इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। उनके पास जो भी कैश रिजर्व, उनके पास जो भी तिजोरी है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही तो डिपॉजिट आ रहा है, सारा चीजें हम ही तो संभाल रहे हैं, हम तो नहीं मान रहे सेंट्रल बैंक की बात। ये किसी कमर्शियल बैंक की औकात नहीं है देश के अंदर। अल्टीमेट होल्डर उनके कैश रिजर्व का जो है, जब रिपोर्ट मांगेगा, जब मांगेगा कितना पैसा, क्या कहते हैं, मेरे पास तुम रखवाओ, तो उसको रखवाना पड़ेगा। और एक एक चीज की और पेनल्टी लगाता है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। जो बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, ये आरबीआई को लगता है बदतमीज है, बात नहीं मान रहे हैं, आरबीआई ज्यादा वार्निंग नहीं देता। आरबीआई ये जो उनके पास जो पैसा रखना होता है ना, ये कि मिनिमम डिपॉजिट जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि उतना सेंट्रल बैंक के पास रखवाओ, इस दायरे को बढ़ा देता है। फिर आरबीआई कमर्शियल बैंक के इस दायरे को बढ़ा देता है। जैसे मतलब मान लो अभी कह रहे हैं कि 2% रखो हमारे पास, जो बैंक बदतमीजी कर रहे हैं तो उनको बोलेगा अब तुम 5% रखोगे, मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, और तुम पता नहीं क्या ही कर रहे हो, तुम लोग पता नहीं प्रॉफिट का साथ क्या कर रहे हो, या पता नहीं बैलेंस शीट में कैसे दिखा रहे हो, अब तुम 2% नहीं 5% रखोगे। अगर वो कहते कि नहीं रख रहे, जाओ बेटा शट डाउन हो जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे और आते रहेंगे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बैंक खोल कर बैठने की। यार ये डिपेंड होता है अर्शप्रीत के, पीछे से आरबीआई भी देखता है, ऐसा नहीं कि बैंकों की हालत ही अच्छी नहीं चल रही देश के अंदर, ठीक है, उनका एनपीए बढ़ता चला जा रहा है, तो वो एलआरआर को बढ़ाना शुरू करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये आरबीआई बंद कमरों के अंदर सारे के सारे ऑफिसर डिस्कस करते हैं कि एलआरआर रखना कितना चाहिए। एक बात बताओ, आपके पास 500 रुपये आ रहे हैं, ठीक है, और यही 500 मम्मी पापा कहते हैं कि क्या जरूरत है तेरे को, हम सब खाना पीना कपड़े सब कुछ कर तो रहे हैं तेरा, तू उसको कलेक्ट कर। ये कोई बात होती है? मान लो शगन के आपके पास पैसे आए और पूरे के पूरे मम्मी ने रख लिए कि जब तेरे को जो चाहिए होगा मुझसे बोल दियो, मैं तो तेरा सब कुछ कर ही रही हूँ, तेरे को क्या जरूरत है। ये कोई बात है? आप खुश हो गए क्या ऐसे पैसे से? इसको आगे कुछ कर ही नहीं सकते आप इस पैसों का। तो एल आर आर भी इतना ही रखा जाता है अशप्रीत, कि वो पैसा कम से कम घुमाकर कुछ कर पाए पर्सन, मतलब बैंक कुछ कर पाए, मतलब यहाँ पर बैंक है। अब इतना नहीं कि उनकी बैंड बजी पड़ी है, आ ही रहा है 25 लाख और पूरे रखवाने उसके पास पता चला 35 लाख, ऐसा नहीं होता। और पहली बात है, जिसकी अगर एल आर आर रखा गया है अलग अलग बैंकों का, पहली बात है हर एक बैंक के लिए एल आर आर, मतलब एल आर आर तो पूरे देश का कॉमन होता है जितना भी आरबीआई नोटिफाई करता है, लेकिन वो जो परसेंटेज है उसकी सीमा बदलेगी। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ अशप्रीत, आपके पास जो सेविंग पड़ी हुई है उसका 4%, और अंबानी के पास जो सेविंग पड़ी हुई है उसका 4%, दोनों के लिए 4% मैं कह रहा हूं। इसका 4% और आपका 4% डिफरेंस है कि नहीं है? ठीक है, ये वाली बात। तो ये भी हर एक बैंकों के लिए बदलता है, क्योंकि सारे बैंक के क्या सेम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के होते हैं? बताओ, नहीं ना। तो एल आर आर से आरबीआई क्या देख पाता है कि भाई साहब जो तुम इतना भी एल आर आर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, और तुम मुझे रिपोर्ट भेज रहे हो, मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हो सर एल आर आर को कम कर दो, वो पहली बात है ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बात बता रहा हूं बस मैं एक स्टोरी मेकिंग की फॉर्मेट में, जब इतना एल आर आर, मतलब अब कोई बैंक का ये देख रहा है आरबीआई कि जो हमने एल आर आर रखा हुआ है उतना ही पैसा इस बैंक के पास है, और उतना ही पैसा इसे हमारे पास रखना है इन एल आर आर की फॉर्मेट में, लीगल रिजर्व रेशियो की फॉर्मेट में।
तो फिर फायदा क्या ऐसे बैंक के टिकने का? तो आरबीआई भी कहता है जाओ कोई बात नहीं, कोलैप्स हो रहा बैंक होने, तो ऐसे बैंक की जरूरत ही नहीं है। फिर बहुत स्ट्रिक्ट सीमाएं कर देता है ऐसे बैंक के लिए, क्योंकि आरबीआई कहते हैं मजाक नहीं है, जनता का पैसा ही है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इकॉनमी कोलैप्स कर सकती है और जनता का ट्रस्ट नहीं भी करने देना है और साइकोलॉजी खराब नहीं होने देनी है उनकी थ्रू बैंकिंग हैबिट। इन दिस वे सेंट्रल बैंक इज द अल्टीमेट होल्डर ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फिर सेंट्रल बैंक इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे ना, सेंट्रल बैंक का दरवाजा खुला होता है कि इससे मांग लो पैसे। वेन एवर बैंक्स आर शॉर्ट ऑफ फंड्स, पैसों की किल्लत है, डूबने वाले हैं, वो लोन ले सकते हैं सेंट्रल बैंक से और बदले में क्या देंगे? ट्रेड बिल्स। ये भी एक प्रकार की सिक्योरिटीज है। दे गेट देयर ट्रेड बिल्स डिस्काउंटेड, मतलब उनको वो बेचेंगे और वहां से लोन मिल जाएगा। सेंट्रल बैंक जो है इट इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ टू द बैंकिंग सिस्टम। कोलैप्स नहीं होने देता, गिरने नहीं देता, किसी बैंक को संभाल लेता है। क्योंकि बैंक अगर गिर भी जाए ना, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यार जाने तो दो, ये कहने वाला एक तरीका है थ्योरेटिकली, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो ठीक है, लेकिन यार कोई भी बैंक जिसमें आपने खाता खोल रखा था और वो डूब गया, बंद हो गया, आपकी हिम्मत नहीं होगी कभी कि आप किसी भी बैंक के अंदर जो कि 50 साल 500 साल से टिका हुआ है कि आप उसमें 5,000 50,000 से कभी ज्यादा रख पाओ। जिस बैंक में आपके 50 लाख या 5 करोड़ फंस गए हो और आपको बहुत मुश्किल से मिले हो, जिंदगी भर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि किसी नए बैंक में जाकर जो कि बहुत पुराने टाइम से उसका बेस हो, आप 5,000 या 50,000 रुपए से ज्यादा कभी जमा करवाओ। घर पे आपकी यही बातें चलेंगी, भाड़ में जान दो बैंक को, बेटा तू तो पैसे अपने घर की तिजोरी में रख, अलमारी में रख, बढ़िया सदर को पर्स ला दूंगा उसके अंदर रखा कर, या इसको गोल्ड की फॉर्मेट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। उस खानदान की कभी हिम्मत नहीं होगी। आरबीआई के चेंबर्स में बैठकर इस प्रकार की साइकोलॉजी को वो बहुत अच्छे से समझते हैं ऑफिसर्स, कि एक बैंक के डूबने का मतलब है कितने सारे कस्टमरों का खो जाना हमेशा के लिए। तो वो सेविंग घर की तिजोरी में रखना कर देंगे। वो घर की तिजोरियों से जीडीपी के एक एक पॉइंट पे फर्क पड़ता है घर की तिजोरियों में पैसा रखने से, ये जानता है आरबीआई बहुत अच्छे से। तो आरबीआई यहां पर एक नया रोल के साथ आता है, एक नए अवतार के साथ आता है, डेट आई एम द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब सारे दरवाजे तुम्हारे पास बंद हो जाए, कोई तुम्हारी मदद ना करे, यू कैन टेक लोन फ्रॉम मी। लोन ले सकते हो, मदद नहीं मिलेगी बेटा, ठीक है। ये सरकार नहीं है कि चुनाव को देखते हुए लोगों के जो क्या कहते हैं लोन और ब्याज वगैरह जो भी चल रहा है जो उसको माफ कर दिया कि हम चुका देंगे तुम्हारे ब्याह पर। अगला फंक्शन, इट एक्ट्स एज क्लियरिंग हाउस फॉर इट्स मेंबर बैंक्स, ठीक है। इट इज अ बैंक ऑफ सेंट्रल क्लियरेंस, सेटलमेंट एंड ट्रांसफर। हर प्रकार की सेटलमेंट क्लियरेंस करता है, ट्रांसफर वगैरह कि कितना पैसा किसको कितना देना है, कितना रह गया है, कितना हमारे पास आना चाहिए अभी तक आया नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे LRR के तहत कह रहा है कुछ रखने को बैंकों के पास खुद, फिर कह रहा है कि कुछ पैसा तुम्हें हमारे पास भी रखना होगा, ठीक है। एनपीए वगैरह बैंक का कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है, सरकार से भी अगर कुछ लेन देन चल रही है तो नहीं चल रही है। तो ये क्लियरिंग हाउस है, एक सेटलमेंट हाउस है एक प्रकार का, ठीक है। ट्रांसफर्स को देखता है। इसकी जो मॉरल सुएशन की जो पॉलिसी होती है, मॉरल परसुएशन कह लो, मॉरल सुएशन कह लो, इट इज यूजली वेरी इफेक्टिव सो फार एज कमर्शियल बैंक्स आर कंसर्न। इसको हम पढ़ेंगे कि मॉरल सुएशन क्या होता है। ये एक प्रकार से डांटने का एक तरीका होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना स्कोल्डिंग, राइट शाइनी, है ना, जैसे हम बच्चे को स्कोल्ड करते हैं, तो वैसे ही बैंकों को स्कोल्ड करता है, डांट लगाता है, फटकार लगाता है, वार्निंग दे देता है। और इसकी वार्निंग ऐसी नहीं है कि वो बोले कि मैं गुस्से गुस्से में बोल गया था या मैंने 2 पैग मार रखे थे इसलिए मैंने तेरे से ऐसा बोल दिया। ये मजाक नहीं करता। हमारे देश में फाइनेंशियल मार्केट्स के मामले में सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है और बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी हेल्थ के मामले में आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है। ये दो बॉडीज कभी मजाक नहीं करती। और पर्यावरण के मामले में एनजीटी बहुत स्ट्रिक्ट है,
ये तीसरी बॉडी कभी मजाक नहीं करती, इनसे पीएम तक मजाक नहीं करता। हाँ, अब एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत कम बुक्स में आपको ये वाली एनालिसिस मिलेगी क्या। एक बार इन फंक्शन पे निगाह डालो, ये कस्टोडियन है बैंकों के कैश रिजर्व का, उनको बोलता है कि कुछ परसेंटेज तुम्हें हमारे पास रखना होगा। दूसरा, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, जब सबके सबके दरवाजे बंद हो जाए, दूसरे बैंक जो है वो सड़क पर आने के दिन आ गए उनके, तो उनके लिए दरवाजा खोल देता है, लोन दे देता है उनको, और सारे सेटलमेंट वगैरह को, सारे ट्रांसफर्स वगैरह को देखता है, क्लियरिंग हाउस की तरह काम करता है। ठीक है, फॉर इट्स मेंबर बैंक्स। मेंबर बैंक्स मतलब कौन, ये सारे के सारे कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, अब ये जो तीन फंक्शंस हैं, क्लियरिंग हाउस, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक, आई रिपीट, कस्टोडियन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट और क्लियरिंग हाउस, ये तीन फंक्शंस मिलकर बनाते हैं, ठीक है, कि हाउ डज सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक। उसका आंसर ये है, ये बैंकर्स बैंक की तरह एक्ट कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स थ्री कैपेसिटीज। और वो तीन कैपेसिटी कौन सी हैं, कस्टोडियन, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस। ये तीन फंक्शंस मिलकर इसको बनाते हैं क्या, एक तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट प्लस क्लियरिंग हाउस प्लस कस्टोडियन, दिस मेक्स आरबीआई एज बैंकर्स बैंक। ये क्वेश्चन आ सकता है, आरबीआई को उनमें से कौन सा फंक्शन बैंकर्स बैंक बनाता है। सौगंधा, अगेन साइकोलॉजी से खेलना, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन नंबर 1, क्लियरिंग हाउस ऑप्शन नंबर 2, कस्टोडियन ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। क्या ये वाली बात समझ में आई। सेंट्रल बैंक क्योंकि ये तीन ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है, इसलिए इसको बैंकर्स बैंक बोला जाता है। और इसलिए इसको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, वाई सेंट्रल बैंक इज कॉल्ड एज बैंकर्स बैंक और बैंकर सुपरवाइजर। उसके बाद इट इज रिगार्डेड एज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है क्रेडिट और मनी सप्लाई को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि सेंट्रल बैंक के साथ एसोसिएटेड होती है। देश में मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई की बात है इकोनॉमी में उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ज्यादा पैसा बहने नहीं देना है, बहुत कम पैसा है तो पैसे के थोड़े से डैम के दरवाजे खोलने ताकि वो बहे, यानी कि लीकेज और इंजेक्शन का काम देखने का करता है। पैसा अगर कम है तो इंजेक्ट करेगा, बहुत ज्यादा है तो सकआउट करेगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास मोनोपोली एक तो नोट्स को इशू करने की, वो अलग बात है, यहां पर राइटर आपको प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर वे में बता रहा है, 1 रुपए के नोट इशू नहीं करता, 1 रुपए के कॉइन या दूसरे स्मॉल कॉइन्स वो सरकार का काम है। ठीक है, तो नोट्स इशू करने की वजह से जो कि सबसे ज्यादा अनलिमिटेड लीगल टेंडर की फॉर्म में पब्लिक के हाथ में घूमते हैं, इकोनॉमी में घूमते हैं करेंसी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट कैन कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ करेंसी। वॉल्यूम ऑफ करेंसी मतलब पैसा या तो इंजेक्ट करना है या उसको बाहर निकालना है, सकआउट करना है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन कमर्शियल बैंक का वो ये है, ये देखना कि ज्यादा पैसा होने की वजह से और बहुत कम पैसा होने की वजह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ना आ जाए, प्राइस स्टेबिलिटी के इशू ना आ जाए, प्राइस स्टेबिलिटी का मुद्दा ना आ जाए। इस चीज को हमने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर देखा था। एंड अलोंग विद इट देयर शुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, लेवल ऑफ आउटपुट अपनी फुल पोटेंशियल पे वर्क करे। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबको रोजगार मिलेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, शायद हमने पढ़ा था ना, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, देयर शुड बी लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, अगर आप ये अभी भी ये सोच रहे हो तो आप बेवकूफ हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट सारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यहां पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार से नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम कर रहे हो, कोई भी डल ना पड़ा हो, कोई भी बेकार ना पड़ा हो, हर एक इकोनॉमी के रिसोर्सेज इस प्रकार से यूटिलाइज हो रहे हो कि वो इकोनॉमी के पहियों को चलाने में तेल, पेट्रोल, डीजल का काम कर रहे हो, फ्यूल का काम कर रहे हो।
सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सारे के सारे सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सारी मैन पावर, यूथ, सारे के सारे, और वर्किंग एज पॉपुलेशन। यहां पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर तरीके से एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात है, सिर्फ रोजगार की फॉर्मेट में बात नहीं चल रही है। इकोनॉमी के रिसोर्स अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल पर काम करें, लेवल ऑफ आउटपुट इतनी हो कि वो लेवल ऑफ डिमांड को मीट कर पाए। और 100 बातों की एक बात, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई थ्रू विच द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो बार बार इसका कोई मतलब नहीं है। शायनी क्लियर है ना, सबको क्लियर है ना वाली बात? तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाली बात, और ये प्राइस स्टेबिलिटी क्यों कह रहा है ना। It controls credit and money supply by adopting quantitative measures और qualitative measures, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। However, 3 important measures of credit control by RBI, ये हम अभी नीचे पढ़ते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वगैरह ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। इन सारे के सारे रेट्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी यहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। और डोंट वरी, और भी जो रेट्स हैं और भी जो रेशियोज होते हैं वो हम नितिन सिंघानिया से देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, ये आपको और हेल्प हो जाती है, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कि इसका तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है मल्टीप्लायर से, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हाउ डज आरबीआई कंट्रोल। ये सिर्फ टॉपिक सेंट्रल बैंक के बारे में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी को देश में चलाने वाला सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, उसके बारे में बात हो रही है कि हाउ डज इट कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स को वो देखते हैं, तो कौन से हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स, कौन से हैं क्वालिटेटिव मेजर्स, ठीक है। और 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स कौन से हैं क्रेडिट कंट्रोल के आरबीआई के द्वारा, यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। ये सारी अंग्रेजी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आरबीआई के क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वालिटी, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।